चैप्टर 11 हमने शुरू किया था। चैप्टर 11 का नाम अपना क्या था? दैट इज फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी होती क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कोई कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट कहां पर हुई है? आउटसाइड इंडिया हुआ है, बट उसका पीओ भी कहां पर है? इंडिया में है, चाहे खुद, चाहे एजेंट के थ्रू, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। और सिर्फ पीओ भी होना ही काफी नहीं है, वहां पर बिजनेस भी कनेक्ट करना मैंडेटरी है। बिजनेस चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंडक्ट हो, चाहे फिजिकल मोड में कंडक्ट हो, इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे कनेक्ट हो सकता है, उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। जैसे या तो बिजनेस टू बिजनेस हो रहा हो, बिजनेस टू कस्टमर हो रहा हो, या वो इंडिया में कोई डिपॉजिट्स ऑफर कर रहे हो, शेयर सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो, या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए सर्विसेज दे रहे हो, या एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो, या कि ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो, या फिर कोई भी डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है। जैसे मान लो वहां के डेटा हम ही दे रहे हैं या हमारा डेटा बाहर पहुंचा रहे हैं, फिर डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज दे रहे हो, तो सभी के सभी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज मानी जाएंगी। उसके बाद कौन से प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं? वो कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं कि इस प्लेटफॉर्म पर देंगे तभी वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। चाहे वो मेल के थ्रू दे, मोबाइल डिवाइस के थ्रू दे, सोशल मीडिया के थ्रू दे, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू दे, तो सबको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। ओके। और उसके ऊपर कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर इस चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन 379। 379 क्या बोलता था कि ये एक्ट कौन से फॉरेन कंपनी पर अप्लाई होगा? जिसको डीम्ड इंडियन कंपनी मान लिया जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी कंपनी, मतलब ये जो सेक्शन है ना, ये पीएससी के लिए रिक्वायर्ड है कि पेड अप शेयर कैपिटल के लिए कौन सी कंपनी फॉरेन कंपनी मान ली जाएगी, डीम्ड इंडियन कंपनी मान ली जाएगी। ऐसी कोई भी कंपनी जो बाहर इंकॉर्पोरेट हुई है और कम से कम 50% इक्विटी या प्रेफरेंस, पार्शियल इक्विटी और पार्शियली प्रेफरेंस किसने होल्ड करके हैं? तो वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया ने, या वन और मोर कंपनीज इन इंडिया ने, फिर वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। मतलब अगर इन लोगों ने मिलके या तो प्रेफरेंस या इक्विटी होल्ड करके हैं तो वो हमारी फॉरेन कंपनी डीम्ड इंडियन कंपनी मान ली जाएगी, और उसके इंडियन कंपनीज एक्ट के ईच एंड एवरी रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा सेक्शन आया था 380। 380 सेक्शन क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू आरओसी। कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो मुझे आरओसी को डिलीवर करने हैं। एवरी फॉरेन कंपनी विद इन 30 days ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीओबी इन इंडिया डिलीवर टू आरओसी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए। अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेशन अटैच करना है, फुल एड्रेस अटैच करना है, डायरेक्टर का लिस्ट अटैच करना है। डायरेक्टर में क्या क्या डिटेल्स? नाम, फॉर्मर नेम, फादर्स नेम, डीओबी, रेजिडेंशियल एड्रेस और अदर बेसिक डिटेल्स। और ऐसा कोई एजेंट जो इंडिया में अपॉइंट किया गया है, जो इंडिया में ऑथराइज्ड है कंपनी के नाम पे नोटिसेस डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए। इंडिया में जो भी कंप्लीट एड्रेस है, वो ऑफिस कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, और ऐसी डिक्लेरेशन की कोई भी डायरेक्टर कन्विक्टेड नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब कर रखी है वो कब तक हमें फाइल करनी है? जब हमारी कंपनी या फिर जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में वो बनी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर। कौन सा फॉर्म नंबर में? FC1 में करना है। समझे? अब एक सब्जेक्ट मैटर क्या आता है कि सर कहां पर सबमिट करने में, कौन सा ऑफिस में सबमिट करने? दैट इज आरओसी ऑफ दिल्ली। मतलब ऐसी आरओसी को जिसकी ज्यूरिडिक्शन कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, जिसको हम सेंट्रल रजिस्ट्रार भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर मान लो कोई पीओबी बंद होता है तो उसके नोटिस भी मुझे हाथों हाथ आरओसी को देना पड़ता है। अगर कोई ऊपर वाले किसी भी इवेंट में अल्टरेशन हो जाता है, मतलब कि चेंज, जैसे डायरेक्टर चेंज हो गया, जो एजेंट अपॉइंट किया था वो एजेंट चेंज हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग का टाइम चेंज हो गया, तो वो भी मुझे आरओसी को बताना पड़ेगा। कितने दिन में बताना पड़ेगा? जब वो चेंज हुआ, जब वो चेंज हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर। कौन सा फॉर्म नंबर में? FC2 में। ओके। आफ्टर दैट सेक्शन 38, नोट 38 इज 381, दैट इज अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। के फॉरेन कंपनी को कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? हर एक कैलेंडर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में हर फॉरेन कंपनी को प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, और उसकी एक कॉपी हमें आरओसी को भी डिलीवर करना पड़ेगा। अब क्या क्या चीजें हमें अटैच करनी है उसके साथ? जो भी डॉक्यूमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से अटैच होना चाहिए, जैसे नोट स्टॉक अकाउंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, वैसे रेशियो स्टेटमेंट हो गई, वो सारी चीज मुझे उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। अगर कंसोलिडेटेड एफएस बनाएंगे, सीएफएस बनाए तो सीएफएस मुझे उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो ट्रांसलेशन अटैच करनी पड़ेगी। और ये सारी एफएस कौन से फॉर्म में डालनी है? FC3 में डालनी है। ओके। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं बताइए? स्टेटमेंट ऑफ आरपीटी, स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड। ट्रांसफर ऑफ फंड। ओके। और ये बताइए मुझे एक बार, कितने महीने तक मुझे डिलीवर करने हैं? टाइम क्या था? 6 मंथ। विद इन 6 मंथ फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इट मींस जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके
6 महीने के अंदर अंदर मुझे आरओसी को डिलीवर करने पड़ेंगे, 30 सितंबर तक डिलीवर करने पड़ेंगे। एनुअल रिटर्न का है ना ये? ऐसे वो 4 है उसका एनुअल रिटर्न का। वो 60 दिन में देना होता है। हाँ, वो 60 दिन में देना होता है। और ये भी ये 6 महीने के अंदर अंदर देना होता है। जनरली ये दोनों साथ में जाते हैं, बट टाइम दोनों का वैसे अलग अलग है ऐसा। उसके बाद फॉर्म नंबर, जिसमें अकाउंट्स डाल के जाएंगे, मतलब एज एप्लीकेबल टू सच फॉरेन कंपनी। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था उसमें कि जो सी फॉरेन कंपनी है उसके कैलेंडर जो भी वो फॉलो करते हैं वो एज इट इज हम यूज कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना? तो ऐसा कोई रोल नहीं फाइनेंशियल ईयर, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही बनेंगे। बट अगर बाहर की कोई कंपनी है जो बाहर कंट्री में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, काफी सारी कंट्रीज में कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाता है फर्स्ट के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी कैलेंडर ईयर फॉलो करूँ, तो मुझे सीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकता हूँ। वो तो जो फाइनेंशियल ईयर ऑप्ट करूँ उसके हिसाब से ही होगा। जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर ऑप्ट कर रहा हूँ तो कहते हैं दिसंबर से भी 6 महीने होंगे वो तो, ठीक है ना, कि मेरा फाइनेंशियल ईयर वही ऑप्ट किया मैंने फिर। उसके बाद अब टाइम लिमिट क्या था, FC3 कब तक फाइल करना है हमें, 6 मंथ के अंदर अंदर। बट अगर एक्सटेंशन चाहिए तो 3 महीने की एक्सटेंशन और मुझे मिल सकती है। ऑडिट कैसे करवाना है, मतलब जैसे कि नॉर्मल कंपनी की ऑडिट होती है वैसे ही फॉरेन कंपनी की ऑडिट करवाई जाती है। अब कौन से वाला, एक्सटेंशन वाला नहीं लिखवाया आप लोग को मैंने, ठीक को बताइए, होल्ड कर लो, लिखवा दूंगी। उसके बाद ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ फॉरेन कंपनी, गेट इट अकाउंट ऑडिटेड बाय द प्रैक्टिसिंग सीए इन इंडिया और ए फर्म और LLP। मतलब फॉरेन कंपनी जो यहाँ पर बनी है वो कौन ऑडिट कर सकता है, कोई भी प्रैक्टिसिंग सीए कर सकता है, कोई फर्म कर सकती, कोई भी LLP कर सकती है। उसके बाद हमारा पॉइंट था 3D2, जैसे ये विलियम्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड है। अब डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ द फॉरेन कंपनी, हर एक ऑफिस के बाहर उसको अपना नाम कॉन्स्पिक्यूअस लेटर्स में, रीजनेबल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। Every foreign company shall exhibit the name of the outside name on the outside of every office in one or more language, like one in English language and one in vernacular language। कहाँ पे, जितने बिजनेस लेटर हेड्स हैं, बिल हेड्स है एक्सेट्रा, उनमें भी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है तो ये भी हमें हर एक प्रोस्पेक्टस में और हर एक ऑफिस के बाहर स्टेट करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। डन, कोई डाउट यहां तक? पीयूष, एनी डाउट? उसके बाद सेक्शन 383 बहुत छोटा सेक्शन था जो बोलता था सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी। अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स उस एजेंट को सर्व किए हैं जो ऊपर लिखा हुआ था तो ये डीम्ड किया जाएगा कि मैंने फॉरेन कंपनी को सर्व कर दी है, बस ये बात है। ओके, देन 384 डिवेंचर्स, एनुअल रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देन इंस्पेक्शन। क्या बोला इसने, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, CSR, इंस्पेक्शन, ये सारे प्रोविजन मुटेटिस मुटेंटिस इस पे भी अप्लाई हो जाएंगे। CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कंपनी जिसका टर्नओवर, नेटवर्क, प्रॉफिट एक लिमिट से ऊपर चला जाता है उसको सोशली कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, मतलब सोशल सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं CSR। मैंडेटरी होता है, चैप्टर 9 में आएगा अपना ये। ओके, उसके बाद एनुअल रिटर्न FC4 में सबमिट करनी है, और कौन सा फॉर्म में, FC4, कितने दिन में, विद 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट कहां पर प्लेस करनी है मुझे, एट POB इन इंडिया। मतलब फॉरेन कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैं तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बाहर फॉरेन कंट्री में कॉर्पोरेट, सॉरी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में है वो ये नहीं कह सकती कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट वहां बनाएंगे जिस ईयर में, जिस कंट्री में हम लोग इनकॉर्पोरेट हुए थे, ऐसा वो कंटेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फीस और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, कौन सी फीस पे करनी है, एज में भी प्रिस्क्राइब। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, कुछ बेसिक से टर्म्स हमने पढ़ी थी इसमें, जैसे सर्टिफाइड, डायरेक्टर्स एंड POB। सर्टिफाइड का मतलब क्या है, ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन। डायरेक्टर मतलब जिसके कहने से पूरा बोर्ड काम करता है, पूरी कंपनी काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। और POB क्या होता है, इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस। चले मूव, स्पीड ज्यादा तो नहीं है। After that, section 387, dating of prospectus and particulars therein, कि prospectus को हमें डेट डालना है, उस पर साइन करने हैं, और कुछ पर्टिकुलर्स जो सेक्शन 26 में दिए गए हैं वो भी हमें इसके साथ डालने पड़ेंगे। कोई भी पर्सन इंडिया में बाहर की कंपनी के शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट नहीं कर सकता जब तक वो प्रोस्पेक्टस साइंड ना हो
और एमओए इंक्लूड ना हो उसके अंदर, जिस एक्ट में कंपनी बनी है वो एक्ट मेंशन ना हो, और वो एड्रेस हमें डालना है उसमें जहां पर वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट हो सकते हैं। बट ये 3 पॉइंट्स एप्लीकेबल कब नहीं है, जब 2 ईयर के बाद हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। कंट्री, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो भी हमें डालना है प्रोस्पेक्टस के अंदर, और इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है उसके एड्रेस पे मुझे डालना पड़ेगा। और जो सेक्शन 26 के कुछ पर्टिकुलर्स है वो भी हमें इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, और कल एक पॉइंट मैंने जो लिखवाया था आपको, अगर कोई वेवर मैंने किया है, वेवर का मतलब मैंने बोला कि मेरे ऊपर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, ऐसा वर्ड माना जाएगा। इज नो वेवर इज अलाउड, मतलब वेवर अलाउड नहीं है। ओके, इमेटीरियल नहीं है। हाँ बोलो। इसमें ये था, जैसे मान लो कि क्लास ली आपने पिछले वाली, श्योर, उसमें ये था जैसे अब कोई कंडीशन एप्लीकेबल होती है, अब प्रोस्पेक्टस में कंपनी जानबूझ के डाल रही है कि कंडीशन हमारे पर एप्लीकेबल नहीं होती है, हम वेव्ड ऑफ है इससे, तो ऐसी कोई भी वेवर कंडीशन की जो मैंडेटरी है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। एग्जांपल जैसे मान लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मान लो ऊपर हमने कोई एक पॉइंट पढ़ा था कि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो उसमें एक पर्सन का नाम डालेंगे जो इंडिया में एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। आया समझ में? जब वो क्लोज है ना कि वो मैंडेटरी है ऑप्शनल है, मैंडेटरी, बट जब वो क्लोज है ना, मैंने क्या डाल दिया उसमें, दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट इन इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अस। तो क्या सही है गलत है? क्योंकि मैंने अपने को वेव ऑफ करवा लिया कि ये कंडीशन वेव पर एप्लीकेबल भी थी जो कि बोर्ड मानी जाएगी। ओके, मूव। बाद में डाल दूं। नहीं मतलब उसी टाइम पे जो डिलीवरी कर रहा हूँ मैं, ऐसा प्रोस्पेक्टस डिलीवर कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डिलीवर कर रहा हूँ, जो भी है। और प्राइस पर्सन का नाम लिया हमने, उसके बाद अंडर आइटम्स आए, उन्होंने पूछा कि प्राइस पर्सन का नाम दे रखा है, इसका नाम दे, वो कह रहा था कि हम ये एप्लीकेबल नहीं है हमारे ऊपर, हमने नाम डिस्क्लोज ही नहीं किया। हाँ, तो ये वॉइड है। हाँ, आफ्टर दैट सेक्शन 387, प्रोविजन ऑफ 387 नॉट एप्लीकेबल, नॉट अप्लाई इफ, मतलब 387 अप्लाई कब नहीं होगा, या तो 2 चीजें मैंने लिखवाई थी, अगर हम उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिलीवर करते हैं या फिर ऐसी सिक्योरिटी से वो रिलेट करता है जो पिछली सिक्योरिटी से यूनिफॉर्म राइट रखता है। समझे? आफ्टर दैट एक्सपर्ट कंसेंट, सेक्शन 388, कोई भी पर्सन प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट इंडिया में नहीं कर सकता ऐसी कंपनी से सिक्योरिटीज इशू करने के लिए जब तक एक्सपर्ट स्टेटमेंट उसके अंदर इंक्लूडेड ना हो और उसने वो स्टेटमेंट विड्रॉ ना करे। मतलब एक्सपर्ट स्टेटमेंट आज भी उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए, उसने वो विड्रॉ ना करे हो। ओके, एंड द कंपनी शैल इशू द एप्लीकेशन एज पर फॉर्म एज पर सेक्शन 30 एंड कंप्लाई विद द 40 सिक्योरिटीज टू डील विद द स्टॉक एक्सचेंज इन 40 सेक्शन और 30 सेक्शन, ये हमारा आएगा चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें ये बात होती है कि हमें स्टॉक एक्सचेंज को पहले अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं सिक्योरिटी इशू करना चाह रहा हूं, तो सारी रिक्वायरमेंट फॉरेन कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले हमें वो आरओसी को फाइल करना है, याद है या भूल गए? रजिस्ट्रेशन के लिए साइन कौन करेगा उसको? एक चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर। और प्रोस्पेक्टस के पेज पे क्या बात डली हुई चाहिए, दैट कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी, और ये भी डालना है कि हमने एक्सपर्ट स्टेटमेंट उसके साथ अटैच कर दी। अब और कौन कौन से डॉक्यूमेंट से भी बताइए, जो 5 डॉक्यूमेंट से जो एडिशनली मुझे अटैच करना है। पहला, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर एंड एमडी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ material contract not in the ordinary course of business during the previous 2 years, copy of underwriter agreement, copy of power of attorney, अगर प्रोस्पेक्टस किसी ऑथराइज एजेंट ने साइन किया है तो। जी कल बोला था जैसे सेल ऑफ अंडरटेकिंग, सेल ऑफ अंडरटेकिंग, मान लो मैंने अपने अंडरटेकिंग बेचने का वादा किया है, तो ये रूटीन क्या है? नॉन रूटीन नेचर है, नॉन रूटीन, हर बार थोड़ी ना होता है ये, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है। तो ऐसे के कॉन्ट्रैक्ट जो नॉन रूटीन है और पिछले 2 साल में मैंने एंटर किए हैं वो भी हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अगर वो राइटिंग में नहीं है सचिन, जैसे अब कोई प्रोस्पेक्टस नहीं, प्रोस्पेक्टस ही है नहीं वैसे ही, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट था जैसे मैंने आपको मैनेजर अपॉइंट किया था, बट हमारा कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी डिसाइड हो गई थी, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन मुझे एक पेज पे लिखनी पड़ेगी, अथोराइज करवानी पड़ेगी, फिर अटैच करनी पड़ेगी इसके साथ। ऐसा नोटरी वकील करते हैं, स्टेटमेंट है यहाँ पर,
मेमोरेंडम वो नहीं है यहाँ पे, स्टेटमेंट। बिल्कुल सर, डाल दूंगा कि मैं आरओसी को भेजना है और आरओसी को ये डॉक्यूमेंट डाल के मुझे भेजने हैं, समझे। अब पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अब अगर फॉरेन कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी कितनी, ठीक है, और एडिशनल 50,000 पर डे, ऑफिसर के ऊपर 25,000 से लेके 5 लाख। इज इट क्लियर? उसके बाद 393, कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर फॉरेन कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ उन्हें एंटर किए हुए हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थर्ड पार्टी स्टिल उसको शू कर सकता है, पर कंपनी ये काम नहीं कर सकती। सामने देखिए बोलचे पड़ेगी, अलग से आ सकते हैं 3 नंबर में। मतलब अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है तो कंपनी ये सारे काम नहीं कर सकती, किसी के ऊपर शूट फाइल नहीं कर सकती, कोई सेटअप का क्लेम नहीं ले सकती, कोई काउंटर क्लेम नहीं कर सकती, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चालू कर सकती किसी के ऊपर, जब तक वो इस एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर लेते। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? आफ्टर दैट ऑफर ऑफ आईडीआर। आईडीआर मैंने आपको बताया था, अगर बाहर की कंपनी इंडिया में शेयर इशू करती है तो उसको इंडियन डिपॉजिटरी फॉर्म का कन्वर्ट कराना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर के लिए, डिस्क्लोजर के लिए, मैनर के लिए, सेल ट्रांसफर के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। बस ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 11। आईडीआर ये था, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। बाहर की कंपनी अगर इंडिया में शेयर इशू करती है तो जो इंडियन का कस्टोडियन होता है ना, उसको अपने सारे शेयर डिलीवर करने पड़ते हैं उसको, और वो फिर उन शेयर्स को एक रिसीट में कन्वर्ट करता है जिसको बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, और फिर वो इंडियंस को इशू किए जाते हैं। इसमें क्या था, जैसे मान लो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं फॉरेन कंपनी हूँ, ओके। अब इसने क्या डाउट पूछा है कि सर डू नॉट अफेक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल चाहिए इसे। जैसे अब मैं फॉरेन कंपनी हूँ, आप एक थर्ड पार्टी हो, मैंने आपसे 10,000 का एडवांस लिया हुआ है 1 साल की सर्विसेज देने के लिए। अब फॉरेन कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो लैप्स हो जाएगा, और 10,000 पे जो मैंने एडवांस लिया था जब वो मर जाएंगे आपके, लैप मतलब बेडेड हो जाएंगे, नहीं, मुझे फिर भी आपको वो सर्विसेज देनी ही पड़ेगी। बट अगर मैंने आपको के पैसे दिए हुए हैं और मैंने डिफॉल्ट किया फॉरेन कंपनी के तौर पे, तो वहां पर मुझे राइट नहीं कि मैं आपको शू करके वो पैसे वापस ले सकता हूं, समझे, ये मतलब है। बोलो। इंडियन, बताइयो। हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे ये जो पेडअप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है 50% वाली, अगर मान इंडियंस के पास इतने शेयर्स है ना, तो उनकी फैसिलिटी के लिए, उनके ग्रेवेंसेस को डील करने के लिए बाहर की कंपनी यहाँ पर कोई शेयर ट्रांसफर ऑफिस या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस ओपन करती है, तो उनको भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस ही बोलेंगे अगर वो ऑफिस है तो। रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया, ये बोलो। हाँ, अगर इन इंडिया है तो आगे, वो नहीं है तो स्टेट ऑफिस बाहर वाले क्यों बोलते हैं वैसे। आगे बोल। क्या बात हो गई फिर? सेम सेम। एनी डाउट आदित्य? नो डाउट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। रीजनेबली एग्जिबिट, कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है रीजनेबली। रीजनेबली वो साफ साफ सही फॉन्ट में होना चाहिए, सही वर्डिंग होनी चाहिए, बोल्ड लेटर में होना चाहिए, ऐसे कलर होने चाहिए जो सामने रिफ्लेक्ट हो आसानी से, रीजनेबली बोलते हैं उसे। आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं सबसे पहले। लाइक एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ XYZ incorporated outside India which is share transfer office at Mumbai?
बोलिए, फॉरेन कंपनी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। आदित्य क्यों मानी जाएगी? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, हाउ डू यू नो? शेयर ट्रांसफर ऑफिस मुंबई में है। समझ गए ना? और तो लिखने वाला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए, अरिका इज ए कंपनी लिमिटेड इंकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर desire to establish a branch office at Mumbai. You being a practicing chartered accountant have been appointed by the company as a licensing officer. Licensing का मतलब कंसल्टेंट ऑफिसर, जो कंसल्ट करवाए कि आप प्रोविजन फॉलो करने हैं फॉर कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. Whether the branch office will be considered as a company incorporated outside India, क्या उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा नहीं माना जाएगा ब्रांच ऑफिस को? इसको कैसे लिखो? मुझे पता कंफ्यूजन है आप लोग को इसमें कि क्या बोलेंगे इसको. आप ऐसे लिखना, yes the branch office treat as foreign company, all the requirement of this act should be complied by that foreign company. हाँ, ये भी कर सकते हो आप. तो इसलिए उसको हम फॉरेन कंपनी मानेंगे और सारे एक्ट के रेगुलेशन उसके ऊपर कंप्लाई करने पड़ेंगे. प्लेस ऑफ बिजनेस है यहाँ पर, तो अजम्पशन लगा लो, फिर कोई बात नहीं. देखिए बात, द ब्रांच ऑफिस जनरली कंसिडर रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट कंपनी. दिस ब्रांच ऑफिस इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया कंसिडर प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस इन इंडिया. बाहर का कोई हेड ऑफिस इंडिया ब्रांच ऑफिस खोल रहा है, तो अदर देन बिजनेस के लिए क्या करेगा वो? क्या करेगा वो बिजनेस? मतलब सिर्फ प्लेस ओपन करके यहाँ पे, तो वही तो पीओबी होता है. किसके लिए? शेयर ट्रांसफर ऑफिस के लिए. तो वहां तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं. सर ये वो वाली परिपाल 24 वाली जो मैंने लिखी है, मतलब ठीक है मेरे बहुत से शेयर होल्डर बाहर के हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, वहां पे सिर्फ मीटिंग करने. हाँ, तो उसके लिए बोला गया कि शेयर ट्रांसफर ऑफिस वहां पर होना चाहिए. यहाँ पर तो बोला हुआ है साफ साफ कि ब्रांच ऑफिस तो पीओबी होता ही है, क्योंकि पेरेंट कंपनी अगर हेड ऑफिस की ब्रांच ओपन करता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ओपन करता है, तो ये प्रिजम्पशन है कि उसने बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करी ही हो. ऐसा क्लियर पुनीत? आफ्टर दैट अपना पॉइंट था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करने हैं खुद से करना. ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है. करो, मैं देख रहा हूँ ये तो आसान सा था. ये तो क्या करूँ, कराऊँ ये वाला? अच्छा, ये वाला था क्या? ओके. देखो, LMP Paper Limited is a company registered in Thailand. Although it has no POB in India, yet it doing business through telemarketing in India. Whether it will be treated as foreign company, हाँ या ना? यस, तो टेलीमार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में आता है, चाहे पीओबी फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो. बिजनेस एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली हो या फिजिकली. यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी पीओबी इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली है, लेकिन तो मान लिया जाए. कौन सा मोड? आप उसमें सारे मत लिखना, आप उसमें स्टार्टिंग ऐसे करना कि कंपनी चाहे फिजिकली काम करे चाहे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में काम करे. एग्जांपल B2B, B2C, टेलीमार्केटिंग, टेलीमेडिसिन, बस इतना लिखना आपको. ठीक है, मतलब रेफरेंस देनी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपको कंफ्यूजिंग छोड़ देना है उन लोगों को. ये देखो काफी अच्छी वो है क्वेश्चन है ये वाला भी. देखो, Messrs Redstone Limited is a company registered in Singapore. The BOD meets and execute the business decision at the board meeting held in India. बताओ सचिन, मतलब बाहर की कोई कंपनी है, वो इंडिया में आके बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती है, तो क्या वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? वाई? तो बिजनेस से वो यहाँ पर आके सिर्फ गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो गेट टुगेदर तो बिजनेस होता ना कुछ और होता है, इसलिए वो फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी. लेकिन मीटिंग अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है. इन्होंने क्या पूछा था?
ये क्या पूछा था इसने? ये तो नहीं पूछा उसने। सेकंड देखो, ब्लू स्टार पब्लिक कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन थाईलैंड has authorized Y in India to find customer and to enter contract with them on behalf of company. बताइए, नया क्लास में ध्यान दो। भारतीय की कंपनी है, उसने यहाँ पर नयन को अपॉइंट किया कि आप हमारे लिए कस्टमर ढूंढो और हमारे बिहाफ पे इंडिया में ही आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। वेदर इट इज ऑथराइज्ड पर्सन है, ऑथराइज्ड पर्सन है, बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, यस और नो? बिजनेस एक्टिविटी है तो पीबी होगा ही, होगा तो obvious सी बात है, इसलिए ये फॉरेन कंपनी मान ली जाएगी। Messrs Zen Limited Liability Company registered in Dubai installed its main server in Dubai for making office automation software for its client in India. क्लाउड कंप्यूटेशन के थ्रू उन्होंने एक ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाया और क्लाउड कंप्यूटेशन थ्रू इंडियंस को सर्विसेज दे रहे हैं। तो बताओ, इज इट अ फॉरेन कंपनी और नॉट? सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटेशन के प्लेटफॉर्म बताया था मैंने आपको, मेल हो, सोशल मीडिया हो, क्लाउड हो। यहाँ पर जो क्लाउड है वो मोड है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका, और यहाँ पर जो वो सर्विसेज दे रहे हैं सॉफ्टवेयर मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हो गई और क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इसलिए फॉरेन कंपनी मान ली जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? मेन सर्वर, और ये हमने, ये मैंने आपको बात लिखवाई भी हुई है, वेदर मेन सर्वर इज इन इंडिया और आउट, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चले। एक क्वेश्चन कर ले एक बार, देखो। Elegant Education Limited is a UK-based company engaged in the business of providing online education. It has introduced some certificate courses having duration of 4 to 6 months, and any person can enroll in the courses. The education is provided through online classes, webinars, and study materials supplied through emails to the registered candidates. The company is not having any POB in India. It is mentioned that all the candidates who have enrolled in the course of are the Indian citizen residing in India. Based on the above fact, procuring 100% business from India, whether the company will be treated as foreign company or no. मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? क्योंकि इंडिया में वो देखो, चलो कंसेप्ट क्लियर आपको नहीं हो रहे हैं, आया समझ में, बट हमें बताना है कि वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। देखते हैं, आंसर पढ़ते हैं पहले इसके रुको। अब एक बात बताओ, जैसे हमने जो 242 की डेफिनेशन पढ़ा था फॉरेन कंपनी की, यहां पर दो चीज मैंने आपको बताई थी। पहली चीज ये शेयर कैपिटल वाली, और दूसरी बिजनेस एक्टिविटी वाली। अब बिजनेस एक्टिविटी वाली को अगर हमें फॉरेन कंपनी या फिर डीम्ड इंडियन कंपनी कहना है, या फिर ऐसी कोई कंपनी कहना है जिसको फिर कंपनी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, उसकी कंडीशंस क्या थी? पहला, कोई कंपनी हो जो बाहर बनी हो, इंडिया में उसका पीओबी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली चाहे फिजिकली, और बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हो, चाहे ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक होनी चाहिए, तीनों। अब यहाँ पर स्टेट फॉरवर्ड से मना कर रखा है कि कोई पीओबी है ही नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉनिकली है ना ही फिजिकली है, तो क्या इसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये लग रहा है सुनने के माध्यम से कि हाँ हो सकता है कि कस्टमर यहीं से आ रहे हैं, बट इन्होंने एक हाइपोथेटिकल केस डाल दिया इसमें कि पीओबी इंडिया में है ही नहीं है। हालांकि हो नहीं सकता कभी ऐसा, बट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है कि हो गया तो क्या होगा, तो उसको फॉरेन कंपनी हम नहीं मानेंगे। ओके, बिल्कुल। क्या ये रहा नोट हैविंग इन पीओबी? क्या इंडियन कंपनी भी हो, शेयर कैपिटल की बात ही नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही कोई। ऊपर पुनित ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था, पीओबी नहीं, ऐसे स्पेसिफिकली बोल दिया कि पीओबी नहीं है। अगर ये लाइन ही नहीं होती ना पुनित, तो डेफिनेटली मैं बोलता था दिस कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी एज्यूम करके, बट अब स्पेसिफिकली एग्जॉस्टिवली बोला हुआ है कि पीओबी नहीं है, तो मैं अपनी एजम्पशन नहीं लगा सकता कि वह ऐसा करता होगा। आई कांट से दैट। रुक एक बार, अगला क्वेश्चन है वो, वेट कर एक मिनट को, कि बता क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर क्या बोला हुआ है इसने, विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से।
यहाँ पर फॉरेन कंपनी वो नहीं बोला हुआ जिसके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई होते हैं, इसमें फॉरेन कंपनी वही बोला जो कंपनी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, और ऐसी कंपनी जो इंडियन रूल्स अप्लाई होता है उसको इंडियन कंपनी के नाम से पूछा हुआ है इसने, वर्ड गेम और कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला दैट it is foreign company irrespective of the fact that 100% business comes from India। अगली लाइन से पता चल रहा है कि वो उस फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं जो बाहर होती है, इंडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। समझे? वर्ड गेम इस नहीं है। इस सबको particularly for हाँ, आप ये वर्डिंग लिख सकते हो। अगर आप ये लिख रहे हो ना कि सर अब ये बताओ हमें बाहर कैसे पता चलेगा वर्ड गेम का, तो आपको ना पूरा कंसेप्ट याद होना चाहिए। उस कंसेप्ट में आप कैसे लिखोगे दैट, या तो ये लिखोगे बाहर वाली कंपनी को कि सच कंपनी विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी वो भी होती है जो इंडिया में होती है, तो आगे क्या लिखोगे आप, एंड एक्ट ऑफ इंडियन कंपनीज विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दैट कंपनी। फिर आप क्लैरिटी हो जाएगी कि ये वो उस कंपनी की बात कर रहे हैं जो बाहर बनी हुई है। समझे? डाउट? आगे चलो। आफ्टर दैट what will be your answer if in the above question more than 55% of foreign companies PSC held by the Indian company? बताओ, इंडियन कंपनी मानी जाएगी बस, ये ना treated as company incorporated in India and abide by the provision of Companies Act 2013। आदित्य समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. उसमें देखो सचिन, सिंपल सी बात होती है, अगर मान लो किसी बाहर की कंपनी के शेयर इंडियंस ने परचेज कर रखे हैं, तो जब वो इंडियंस को शेयर सर्कुलेट करेगी ना, तो इंडिया में कोई ना कोई ऑफिस तो होगा उसका, शेयर ट्रांसफर करने का, शेयर रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो उस ऑफिस को भी पीओबी हम बोलते हैं। रुक जाएगा, नहीं समझ में आएगा। देखो पता है पुराने जमाने में क्या होता है, नए जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात करो आज से 10 से 15 साल पहले की। उस टाइम पर क्या होता था, जो शेयर्स होते थे ना वो डीमेट फॉर्म में नहीं होते थे, वो होते थे कागज के फॉर्म में। हमें ब्रोकर से वो कागज लेके आने पड़ते थे, और वो शेयर बाद में रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके हमारे नाम पे वो रजिस्टर्ड करवाता था, ये पुराने शेयर का मालिक ये बंदा है, तो उस ऑफिस को हम शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस बोलते थे। तो अगर बाहर की कंपनी इंडिया में शेयर इशू करेगी तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस उसको बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ, नहीं ऐसा थोड़ी होता है यार, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, और कुछ भी नहीं लिख रखा ना तो प्रिज्यूम करना है कि है, और बिल्कुल ये बोलना कि नहीं है तो मना करना है सिर्फ। समझे सब लोग? लिख के दिखाऊं या हो जाएगा? बोलो, लिख लो भी। कर लोगे आप लोग, पीएससी का है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊं, ये आप लोगों से खुद से नहीं होगा। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ट्रिकी भी काफी है। आरटीपी में जो क्वेश्चन आता है हमेशा ट्रिकी ही होते हैं। ओके, और अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं बनाया। सितंबर में किसका एग्जाम है? अब सितंबर में आपको भी किसी का भी नहीं है ना, उसमें आने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखिएगा, जेल पावर एलएलसी इज अ फॉरेन कंपनी एज पर द डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट। जेल पावर क्या एक फॉरेन कंपनी है, कैरिंग बिजनेस इन इंडिया ऑल्सो। इसके चार्ट में लगते हैं, दैट इज जेल और एलएलसी फॉरेन कंपनी। ओके, और बिजनेस में भी इंडिया में भी एक्टिविटीज कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी। इट इज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्विंग द प्रोविजन स्टेटेड फॉर द कंपनीज एक्ट, while registrar Delhi is of the opinion that ZPL, apart from observing the provision prescribed for the foreign company, ZPL also need to observe other provision of the Companies Act। ROC क्या मानता है कि जो बाहर बनी हुई कंपनी है, इसको सिर्फ ना कि चैप्टर 11 के, बल्कि जितने भी चैप्टर्स है ना, सबके प्रोविजन फॉलो करने की नीड है, क्योंकि बिजनेस में इंडिया में कैरी आउट कर रही है बिजनेस, और उसको माना जाएगा कि इंडिया में ही बनी हुई है। जेडपीएल इस ओपिनियन से एग्री नहीं करती है। ओके, क्यों? क्योंकि वो मानती है कि हमारे पर एप्लीकेबल नहीं होता है, और वो इंडियन कंपनी माने नहीं जाती, मतलब अपने आप को इंडियन कंपनी ट्रीट नहीं करती है, और कंटिन्यूटी में अपने आप को क्या मानती है,
फॉरेन कंपनी। जेडपीएल ऑल्सो फर्निश द इंफॉर्मेशन डिटेल टू आरओसी। जेडपीएल ने आरओसी को ये सारी इंफॉर्मेशन भेजी है। क्या इंफॉर्मेशन है, दोबारा नहीं हो पाएगा ये, थोड़ा ध्यान से सुनना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। शेयर्स कितने हैं, लिखते रहना साथ साथ। 6 मिलियन। ओके, 5 उसकी वैल्यू है और 2 उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है। अब टोटल 1.2 मिलियन प्रेफरेंस